हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रोविंग स्टेप में। तो आज की वीडियो चालू करने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेते हैं। चालू करते हैं। आज की वीडियो है कक्षा 8वीं के बच्चों के लिए। चैप्टर दूसरा है, पाठ दूसरा है इतिहास, हमारे अतीत, आवर पास्ट। 8वीं कक्षा का दूसरा चैप्टर। व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती हुई। ठीक है, पहले तो हम इतिहास पढ़े तो इतिहास के बारे में जान लेते हैं। इतिहास क्या है? इतिहास वह समय है जो बीत चुका है, पर इस भूतकाल में जो कुछ हुआ उसके कुछ अंश प्रमाण आज भी लिखित या मौखिक रूप में मौजूद है। यह एक इतिहास है। ठीक है, उसे इतिहास कहते हैं। किसी भी चीज़ के प्रमाण मिलते हैं, जैसे हम मोहनजोदड़ो की सभ्यता के प्रमाण मिले हैं खुदाई में, पुरातात्विदों ने खुदाई की थी, उनकी सभ्यता के कुछ अंश मिले हैं, प्रमाण मिले हैं। तो इससे पता चलता है कि वह सभ्यता कैसी थी, किस प्रकार उन्होंने डेवलपमेंट किया था, कैसे रहन सहन था उनका, ये सब उससे पता लगता है। यही इतिहास है। इतिहास में हम यही सब पढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती हुई। किस प्रकार पश्चिमी व्यापारियों ने व्यापार करना चालू किया था, व्यापार चालू करने के बाद किस प्रकार उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया, कैसे सत्ता में आ गए, किस प्रकार उन्होंने हम पर राज किया, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चैप्टर बहुत बड़ा है, लाइन वाइज लाइन तो पढ़ाना हो जाएगा बहुत मुश्किल। तो मैं आपको बहुत ऐसे मेन पॉइंट बताऊंगा जो आपको पूरा चैप्टर कवर करवा देंगे। तो आप अपने साथ कॉपी और पेन लेकर बैठें। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ चैप्टर की शुरुआत होती है मुग़ल बादशाह से। देखो, मुग़ल बादशाह, इसमें जो मुग़ल बादशाहों के जो बादशाह थे, औरंगजेब वो सबसे शक्तिशाली बादशाह थे। उसके बाद से, उनकी मृत्यु के बाद 707 में जब उनकी मृत्यु हो गई थी, उसके बाद से जो मुग़ल सूबेदार थे उन्होंने अपनी ज़मीनें हथिया ली, खुद रियायतों में आने लग गए, खुद की ताकतें बढ़ाने लग गए। तो इसके बाद जो 18वीं सदी में अंग्रेज रूप में आ गए, सत्ता में आ गए। तो यही हम इसमें पढ़ेंगे कि साम्राज्य के स्वामी कैसे बन बैठे व्यापारी। तो सबसे यहाँ पे है, पहला हेडिंग आ जाती है पूर्व ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले 1651 में लगी थी हुगली नदी पर, बंगाल में लगी थी हुगली नदी पर। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई, कंपनी कैसे आई, ये ही हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे कि पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने प्रथम चार्टर अर्थात इजाजतनामा, मतलब एलिजाबेथ गिव्स परमिशन टू बिजनेसमैन फॉर गो टू डू बिजनेस इन इंडिया। मतलब कि एलिजाबेथ ने एक चार्टर, एक इजाजतनामा जाहिर किया था, मतलब एक इजाजतनामा दिया था बिजनेसमैन को, व्यापारियों को, कि आप लोग इस इजाजतनामे के आधार पर पूर्व के देशों में जाकर व्यापार कर सकते हैं। फिर इसके बाद से ही धीरे धीरे व्यापार बढ़ना चालू हो गया। ईस्ट इंडिया, तो सबसे पहले यही था कि ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को इजाजतनामा मिला था, जिसे चार्टर कहा जाता है, जो कि महारानी एलिजाबेथ ने दिया था। ये चीज़ आप नोट कर लेना। ठीक है। दूसरी है भारत में आने का रास्ता। इसी पैराग्राफ में पढ़ते हैं हम कि सबसे पहले ये जो मैंने हाईलाइट किया है इसको आप नोट कर लेना कि यूरोपियों से, इंग्लैंड के व्यापारियों से पहले पुर्तगालियों ने भारत की खोज कर ली थी व्यापार के लिए समुद्री मार्ग से। इससे पहले भारत को समुद्री मार्ग से किसी ने नहीं खोजा था। भारत था, मतलब खोज ऐसे नहीं कि मिट्टी हटा के खोज कर ली, ऐसे नहीं। भारत आने का रास्ता समुद्री मार्ग से सबसे पहले वास्को द गामा ने
1498 में खोजा था। इससे पहले किसी ने भी भारत की खोज नहीं की थी समुद्री मार्ग से। इसके बाद से व्यापारियों ने समुद्र मार्ग से व्यापार करना भारत के साथ चालू कर दिया था। ठीक है। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में डच भी हिंद महासागर के व्यापार संभावना तलाशने लगे। इसके बाद 17वीं शताब्दी की शुरुआत में भी डच लोग भी ये महासागर के द्वारा, हिंद महासागर के द्वारा व्यापार करने का रास्ता खोजने लगे, तलाशने लगे। कुछ समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए। मतलब कि जैसे ही क्या नाम है, भारत की खोज की व्यापार के लिए, भारत की खोज की व्यापार के लिए, भारत की खोज की व्यापार के लिए, तो इस क्या नाम है, ये जो इंग्लैंड के व्यापारी थे जिनको इजाज़तनामा दिया था महारानी एलिजाबेथ ने, वह भी आ गए। उसके बाद डच लोग भी आ गए। पुर्तगाली तो पहले से ही आ गए क्योंकि पुर्तगालियों ने ही खोज की थी। उसके बाद फिर फ्रांसीसी भी आ गए। मतलब कि यहाँ पे व्यापार बढ़ता जाने लगा, कंपटीशन होने लग गया, प्रतिस्पर्धा बन गई कि भैया हम बेचेंगे, हम ज़्यादा पैसे कमाएंगे, हम बेचेंगे। भारत में ही क्यों आए ये लोग, ये मेन इंपॉर्टेंट बात है। भारत में ये इसलिए आए थे क्योंकि भारत की सबसे मांग, भारत में बारीक सूती कपड़ा जो मिलता है उसकी बहुत भारी मांग थी, बाजार में बहुत ज़्यादा मांग थी। और भारत का जो रेशम का कपड़ा है इसकी भी बहुत मांग थी। ये दो मेन चीज़ें थी जिसकी बहुत अधिक मांग थी, जिस वजह से भारत में व्यापारी आना चाहते थे और व्यापार करना चाहते थे और पैसा कमाना चाहते थे। ये दो चीज़ें आप नोट कर लेना। अब एक चीज़ आप यहाँ पे ये नोट दीजिए, पहली इंग्लिश फैक्ट्री, यहाँ पे देखिएगा, पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी पर शुरुआत हुई। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। कंपनी के जो व्यापारी थे वो यहीं से अपना काम चलाते थे, इसी के आसपास रहते थे। उस समय लोगों को फैक्टर कहा जाता था। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि फैक्टर किन्हें कहा जाता है, तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि फैक्टर किन्हें कहा जाता है। तो फैक्टर जो फैक्ट्री का व्यापारी थे, जो फैक्ट्री चलाते थे, उन्हीं को उस समय 1651 में फैक्टर कहा जाता था। ठीक है। ये वेयर हाउस के पास ही रहते थे। धीरे धीरे जब इनका व्यापार बढ़ता गया तो इन्होंने अपने और भी व्यापारी बुला लिए और उनको आपने फैक्ट्री के आसपास बसाना चालू कर दिया। उन्होंने अपने फैक्ट्री के आसपास बसाना चालू कर दिया था। इसके बाद फिर हम चलते हैं, इसके बाद 1696 तक कंपनी, देखना यहाँ से देखो, 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया। मतलब कि जहाँ भी वह रहते थे, जो फैक्ट्री के आसपास उन्होंने घर बना रखे थे अपने, वहाँ पे रहते थे, उन्होंने वहाँ पर किलेबंदी कर ली। पूरा एक, जैसा भी पार्क में हम ग्रिल लगा लेते हैं ना, ताकि कोई भैया अगर कोई आए तो गेट से आए, ऐसे टाप के ना आए, वैसे ही इन्होंने किलेबंदी कर दी थी पूरी कंपनी के आसपास आबादी फैलाने के साथ। अब इन्होंने क्या किया कि भैया फैक्ट्री तो लग गई है, मुनाफा इनका तब होगा जब इनका टैक्स हो जाए कम। उस समय नवाब होते थे, जो नवाबों का था कि हमें टैक्स लेंगे तो हमारा राजस्व बढ़ेगा, हमारा खजाना बढ़ेगा। पर फैक्ट्री कंपनी का मानना था, ईस्ट इंडिया कंपनी का मानना था, अगर हमारे जैसे कि हमारे व्यापार सामान का खर्चा है, अफसरों का खर्चा है, सैनिकों का खर्चा है, फैक्ट्री के और भी कई काम है, इन खर्चे के साथ साथ हम अगर टैक्स भी देंगे तो हमें इतना मुनाफा नहीं होगा जिस मुनाफे के लिए हम भारत आए हैं व्यापार करने। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उस समय मुगल अफसरों को रिश्वत देकर तीन गांवों को जमींदारी भी खरीद ली उन्होंने ना। मुगल अफसर थे जो नवाबों के नीचे काम करते थे, जैसे मंत्री वगैरह होते हैं, पहले तो राजा नवाब होते थे ना, उनके सूबेदार वगैरह जो, उनको अपने साथ मिला लिया रिश्वत देकर। तो उनसे 3-4 गांव और खरीद लिए फैक्ट्री बनाने के लिए, 3-4 गांव और खरीद लिए। तो अब आती है बात, कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार किया। आप देखो, जैसे कंपनी को लगा कि भैया हम इनको राजस्व देते रहेंगे तो हमारे पास इतना पैसा नहीं बचेगा, इतना मुनाफा नहीं होगा, हम क्या कमाएंगे, क्या लगाएंगे फैक्ट्री पर,
अगर कोई काम करना है तो पैसे लगाने जरूर पड़ते हैं ना, वही बात थी यहाँ पर। तो उन्होंने औरंगजेब को इस बात के लिए तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। फरमान एक शाही आदेश होता है जो राजा या नवाब वो करता है, क्या कर जो निकालता है, मतलब आदेश देता है कि भैया मैंने बोल दिया कि ये कंपनी शुल्क नहीं देगी, जब तक मैं राजा हूँ तब तक ये कंपनी शुल्क नहीं देगी, तो मतलब नहीं देगी, कोई उसको रोक नहीं सकता। इसमें सिर्फ यही था। अब आगे चलते हैं व्यापार से युद्ध तक। अब जब 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों को टकराव काफी बढ़ गया जब औरंगजेब की मृत्यु होगी। औरंगजेब की जब मृत्यु होगी, अब ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कंपनियों का और नवाबों का टकराव कब बढ़ा और क्यों बढ़ा, ये क्वेश्चन आ जाता था। उसका आंसर में हम ये लिख सकते हैं कि 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और नवाबों का टकराव बढ़ गया क्योंकि उस समय औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाबों की अपनी ताकत दिखाने लगे थे। जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो जो बंगाल के नवाब बने थे मुर्शिद कुली खान, उसके बाद नवाब बने अलीवर्दी खान, उसके बाद नवाब बने सिराजुद्दौला, ये बंगाल के नवाब बने थे। अब इन्होंने अपने को अपनी ताकत दिखाना चालू कर दिया। भैया फैक्ट्री को बोला, फैक्ट्री वालों को बोला, कंपनी वालों को बोला, भैया आपको अगर यहाँ पर काम करना है, अपनी फैक्ट्री चलानी है तो शुल्क देना पड़ेगा क्योंकि हमारा राजस्व हो रहा है कम, हम आपको बिना शुल्क चुकाए काम करने नहीं देंगे, आपको यहाँ पे काम करना है तो शुल्क चुकाना पड़ेगा। इस बात को लेके कंपनी के और नवाबों के बीच में टकराव बढ़ता चला गया। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी के नजराने मांगने लग गए। ठीक है, ये सब चीजें उन्होंने होने लगी। अब कंपनी क्या नाम है, नवाबों का कहना था कि भैया अगर कंपनी शुल्क चुकाए, कंपनी शुल्क नहीं चुका रही है जिससे कि राजस्व कम हो रहा है, नवाबों की ताकतें कम हो रही हैं और इनको शुल्क चुकाना पड़ेगा। ठीक है, और कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारी बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। देखो, कंपनी का कहना अलग था, नवाबों की बात अलग थी, नवाबों का कहना अलग था, कंपनी का कहना अलग था। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब टैक्स हटा दिया जाए, जब शुल्क हटा दिया जाए। कंपनी का मानना था कि भैया ये नवाब हमसे यूं बेफालतू में ही पैसे मांग रहे हैं, अगर व्यापार बढ़ाना है, व्यापार चलाना है तो ये शुल्क हटाना पड़ेगा। ये चीज़ें नोट करने वाली, आप नोट कर लेना, जो मैं हाईलाइट करता जा रहा हूँ इसमें वो आप नोट कर लेना। ठीक है, अब अंत में क्या हुआ, ये टकराव दिनों दिन गंभीर होता गया। ना नवाब मानने को तैयार थे, ना कंपनी के मालिक मानने को तैयार थे। अंत में इसका निष्कर्ष ये निकला कि प्लासी का युद्ध, जो सबसे महत्वपूर्ण युद्ध है, प्लासी का युद्ध 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने थे। देखो, अभी ऊपर हमने पढ़ा था कि सबसे पहले मुर्शिद कुली खान, उसके बाद अलीवर्दी खान, फिर बंगाल के नवाब बने थे सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था कंपनी को, क्योंकि सिराजुद्दौला बहुत ताकतवर नवाब माना जाता था। ये नोट करने वाली बात है। 1756 में जब सिराजुद्दौला नवाब बने तो उन्होंने बोला कि भैया कंपनी का शुल्क चुकाना पड़ेगा, और ना कंपनी हम बंद कर देंगे, यहाँ पर कंपनी काम नहीं कर सकती, यहाँ पर हम दूसरा किसी को दे देंगे जो शुल्क भी चुकाएगा। तो ये इनका टकराव बढ़ता गया और कंपनी चाहती थी कि भैया हमें कठपुतली नवाब चाहिए, जैसा हम कहें वैसा कठपुतली नवाब चाहती थी, जैसा हम कहें वैसा हो, व्यापारिक रियायतें दे, अन्य सुविधाएं आसानी से दे, व्यापार में रियायतें दे। सबसे बड़ी रियायत व्यापार में कंपनी यही चाहती थी कि शुल्क माफ किया जाए। इस पर ऐसा नहीं हो सका। अब इनको आनाकानी करने लगे, कंपनी लगाने लगी भैया आरोप नवाबों पर नवाब लगाने लग गए कंपनी पर आरोप। इस टकराव में प्लासी का हो गया युद्ध 1757 में। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, जब
कंपनी ना कंपनी पीछे हटी ना नवाब पीछे हटे। तो नवाब ने, सिराजुद्दौला ने अपने 30,000 सिपाहियों के साथ कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। नवाब की फौज ने कंपनी पर ताला लगा दिया, कंपनी के गोदाम पर ताला लगा दिया, कंपनी के अफसरों को कैद कर लिया, पकड़ लिया। और इसके बाद वह कलकत्ता की ओर दूसरी फैक्ट्री की ओर कब्जे के लिए चले गए। ठीक है, कब्जे के लिए चले गए। जब इतनी बात कंपनी वालों को पता लगी तो कंपनी के अफसर ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेना भेजी। भैया कंपनी वाले कह रहे तेरे पास सेना है, नवाब को, सिराजुद्दौला को, तेरे पास सेना है तो हमारे पास भी सैनिक है, हम अपने सैनिक भी भेजेंगे लड़ने के लिए रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में। अब ये हुआ। इसके बाद 1757 में जब युद्ध हुआ तो सिराजुद्दौला की हो गई भी मौत। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में, जैसे क्रिकेट का मैदान होता है वैसे युद्ध का पहले मैदान हुआ करता था कि भैया अगर दो राज्य के नवाब लड़ने आएंगे तो इस जगह पर लड़ने आएंगे, वैसे ही एक प्लासी का मैदान था जिस नाम से इस मैदान के नाम से ही प्लासी का युद्ध प्रसिद्ध हुआ है। प्लासी का युद्ध प्रसिद्ध होने का सबसे बड़ा कारण है कि यह कंपनी की भारत में सबसे पहली और सबसे बड़ी जीत थी। इसके बाद से साम्राज्य स्थापित करने का दिमाग में उनके ख्याल आया कि यह हम नवाब हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम धीरे धीरे अपना ही साम्राज्य बना लेंगे। और सिराजुद्दौला क्यों हारे, इसका एक सबसे बड़ा कारण था कि उसका जो सेनापति था मीर जफर, ये यहां से देखो, मीर जफर अपनी टुकड़ी के साथ युद्ध ही नहीं लड़ा था, युद्ध में हिस्सा ही नहीं लिया उसने सिराजुद्दौला की तरफ से। तो जिस कारण से सिराजुद्दौला की हार होगी। इसके बाद जब सिराजुद्दौला की हार होगी तो प्लासी की जंग के बाद जब सिराजुद्दौला की हार होगी तो सिराजुद्दौला मर गया। ठीक है, सिराजुद्दौला मर गया। इसके बाद क्या नाम है, इसके बाद मीर जफर को वहां का नवाब बना दिया गया। मीर जफर को नवाब बना दिया गया। जब कंपनी को एहसास हुआ कि रास्ता आसान नहीं है, मीर जफर को बना दिया गया भाई वहां का नवाब। अब मीर जफर के नवाब बनाने के बाद कुछ समय तक तो ऐसा चलता रहा, जैसा कंपनी बोलती रही कठपुतली की तरह मीर जफर वैसा करता रहा। पर कुछ समय बाद मीर जफर भी आ गया कि भैया हमें शुल्क चाहिए, हमें प्रजा की भी बात माननी है, नहीं तो हमें वो हटा देंगे सत्ता से, हमें गद्दी से हटा देंगे, कुर्सी से हटा देंगे। जब कंपनी और मीर जफर का टकराव बढ़ा तो कंपनी ने मीर जफर को हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। यहाँ पे देखो, जब मीर जफर, यहाँ पे भी ये ध्यान रखना, मीर जफर के बाद मीर कासिम, नोट कर लेना, मीर जफर के बाद मीर कासिम को नवाब बनाया गया कंपनी द्वारा। कंपनी ने जब मीर कासिम को नवाब बनाया तो मीर कासिम भी कुछ दिनों बाद परेशान करने लगा। इसके बाद मीर कासिम जब परेशान करने लगा तो भैया आ गया बक्सर की लड़ाई। 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई मीर कासिम के साथ। किसकी? कंपनी की लड़ाई हुई मीर कासिम के साथ, क्योंकि मीर कासिम भी इस बात पे अड़ गया था कि भैया हमें प्रजा की बात माननी पड़ती है, हमें आपको शुल्क चुकाना पड़ेगा। तो 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई, ये नोट कर लेना। ठीक है, बक्सर की लड़ाई होने के बाद जब बक्सर की लड़ाई हुई तो मीर कासिम को हार मिली। उसको बंगाल से बाहर कर दिया, बंगाल से बाहर करने के बाद फिर दोबारा मीर जफर को नवाब बना दिया। ठीक है, मीर जफर को दोबारा नवाब बना दिया। मीर जफर ने अब जब मीर जफर को नवाब बनाया तो कंपनी को हर महीने 5 लाख रुपए देने थे। 1764 में जब मीर जफर दोबारा मीर कासिम के बाद नवाब बना तो हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को शुल्क के रूप में, टैक्स के रूप में चुकाना था। अब कंपनी का दिक्कत ये थी कि भैया हम अपनी फौज पर भी खर्च कर रहे हैं, अपनी कंपनी पर भी खर्च कर रहे हैं, अपने अफसरों पर भी खर्च कर रहे हैं, व्यापार पर भी खर्च कर रहे हैं और शुल्क भी दे रहे हैं, तो हमें कुछ नहीं बच रहा है। तो अब हम क्या करें? 1765 में जब, यहाँ ये नोट कर लेना, 1765 में जब मृत्यु हो गई
जफर की, जब मीर जफर की मृत्यु हो गई तो कंपनी के इरादे बदल गए थे। कंपनी ने किसी कठपुतली नवाब की जगह अपना ही अफसर नवाब बना दिया, अपने अफसर को नवाब बना दिया। आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने अपनी कंपनी को ही बंगाल के प्रांत के दीवानी नियुक्त कर दी। जब क्या नाम है वह बंगाल के दीवानी मिल गई उन कंपनी को, तो उनके जो पुरानी समस्याएं थी वो तो हो गई हल। साथ ही जो वह व्यापार के लिए ब्रिटेन से लेके आते थे सोना चांदी, भारत में तो किसी चीज़ की कमी नहीं थी, व्यापार बहुत चल रहा था, पैसे की कमी नहीं थी, तो ब्रिटेन से व्यापार के लिए लेन देन के लिए सोना चांदी लेकर आते थे, जिससे ब्रिटेन में सोने और चांदी की हो गई थी कमी। अब जब कंपनी ने जब खर्चे बंद हो गए, ठीक है, तो सोने चांदी की हो गई थी ब्रिटेन में कमी। यहां से देखना, ये नोट कर लेना, लाए सोने चांदी बदले में खरीदनी पड़ती थी। इसकी वजह से ब्रिटेन के पास भारत में बेचने कई चीजें नहीं थी। प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद ब्रिटेन से सोना लाने की जरूरत ही कम होगी। पहले जब प्लासी का युद्ध हुआ उसके बाद तो क्या नाम है कठपुतली नवाब आ गए, तो सोना चांदी जो वहाँ से लेके आते थे लेन देन के लिए उसको कम कर दिया। पहले जैसे 100 टन लाते थे तो अब 50 आ गया, 40 आ गया, ऐसे लेके आते थे, ठीक है। अब जब वह कंपनी नवाब बन गई, जब कंपनी के हाथ में सत्ता आ गई, बंगाल का राजस्व, बंगाल का जो पूरा खजाना था उनके हाथ में लग गया, तो वह वहाँ से सोना चांदी आना हो गया बंद, क्योंकि यहाँ के राजस्व से, यहाँ के जो भी सोना चांदी था उससे कंपनी अपनी फैक्ट्री चला रही थी और साथ में देसी भी चला रही थी। कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। जब कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे तो भैया इन्होंने लूटा, बहुत लूटा, जहाँ से आ रहा है वहाँ से लूटा। बंगाल ने मतलब अगर जहाँ पे 10% टैक्स था वहाँ पे 20% टैक्स कर दिया। बहुत ऐसी अलग अलग तरीके की स्कीमें लगा के इनको लूटते रहे। जब 1700, ये देखो ये चीज़ आपको बताएगी कि कितना लूटा। 1743 में जब इंग्लैंड से मद्रास अब चेन्नई आया तो उसकी उम्र 18 साल थी। रॉबर्ट क्लाइव की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। ये एक बताया गया कि कंपनी ने कितना लूटा भारत को। रॉबर्ट क्लाइव जब भारत आए थे व्यापार करने के लिए इंग्लैंड से, तब उनकी उम्र 18 साल थी। जब वह गए तो वह 2 बार गवर्नर बन चुके थे, ठीक है। जब वह दो बार गवर्नर बन चुके थे। जब वह यहाँ से गए तो उनके पास 102 पाउंड के बराबर की उनके पास वो थी, संपत्ति थी। अब देखो इन्होंने इतना लूट लिया कि भैया वो तो हो गया बिल्कुल अरबपति, करोड़पति हो गया, ठीक है। इसमें यह बताया गया। अब कंपनी का फैलता शासन, यदि हम 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों के कब्जे की प्रक्रिया सुने तो बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों रेजिडेंट तैनात कर दिए। कंपनी राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिनिधि होते हुए उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करने और उन्हें आगे बढ़ाने के। अब जब इनके पास नवाबी आ गई तो इन्होंने क्या किया भैया, जनता की तो सहूलियत छोड़ो, इन्होंने अपनी सहूलियत बना ली। इन्होंने कहा कि भैया हमें कंपनी का व्यापार फैलाना है, जितना हो सके उतना व्यापार फैलाना है, जितना जिसको लूट सकते हो लूट लो, हमें हर जगह व्यापार फैलाना है। जहाँ जहाँ ज़मीन खाली दिखी, जहाँ जहाँ इनको लगा कि हम यहाँ पर फैक्ट्री लगा के ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकते हैं, तो उन्होंने वहाँ की ज़मीन अपने अधीन कर ली, अपने अंडर कर ली और वहाँ पर फैक्ट्री लगा के काम चालू करने लग गए। चाहे कोई भूखा मरे तो मरे, उनको कोई टेंशन नहीं, उनको खुद के व्यापार से खुद से ही काम था। इसमें बात करते हैं हम टीपू सुल्तान, शेर ए मैसूर। टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये बहुत बड़े शासक और बहुत ताकतवर थे। जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाया तो कंपनी प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर के उदाहरण से यह बात समझी जा सकती है। देखो हैदर अली, हैदर अली शासनकाल 1761, ये चीज नोट करने वाली है। हैदर अली और उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान। हैदर अली के जो पुत्र थे टीपू सुल्तान जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफी ताकतवर हो चुका था।
टीपू सुल्तान का नाम हमने काफ़ी सुना होगा, बहुत ही ये ताकतवर राजा थे, जो क्या नाम है 1782 से 1799 इनका शासन काल रहा है। इनकी ताकतवर में टीपू सुल्तान की 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों में से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया। ये चीज आप नोट कर लेना, टीपू सुल्तान ने क्या किया था, क्यों किया था। टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची के निर्यात को रोक दिया। चंदन की लकड़ी बहुत महंगी होती है। चंदन की लकड़ी जो बोला जाता है कि भैया बोला जाता है कि सोने जितनी महंगी है, सोने से भी महंगी है चंदन की लकड़ी। चंदन की लकड़ी और काली मिर्च, इलायची का निर्यात रोक दिया। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित के लिए उनकी मदद, अपनी सेना आधुनिकीकरण कर दी। भैया टीपू सुल्तान ने रोक दिया, भैया इनके साथ व्यापार नहीं करना है, ये हमें लूट कर खा रहे हैं, हम इनको खुद से लूटने नहीं देंगे। सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज अब आग बबूला हो गए। उन्होंने हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई देते थे। अब कंपनी का मानना था कि भैया ये जो टीपू सुल्तान है ये बहुत ही घमंडी और खतरनाक है, ठीक है, इसको कुचलना पड़ेगा, इसको कुछ ये देख लेना, इसको कुचलना जरूरी है, क्योंकि नहीं तो ये हमारा कारोबार, हमारा व्यापार तबाह कर देगा। इसके फलस्वरूप क्या हुआ, इसके फलस्वरूप हुआ कि 4 बार जंग लड़ी मैसूर के साथ अंग्रेजों ने। पहले लड़ी 1767 में, फिर लड़ी 1784 में, फिर 1790, फिर 1799। 1799 आखिरी श्रीरंगपट्टम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली। 4 बार मैसूर, शेर ए मैसूर के साथ जंग लड़ने के बाद चौथी बार आखिरी श्रीरंगपट्टम, ये याद रख लेना, श्रीरंगपट्टम में आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली। टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर राजकाज पुराने वोडिया राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई। सहायक संधि क्या थी, सहायक संधि सौंप दी गई। सहायक संधि वह संधि थी जिसमें ये निर्धारित था कि भैया जो राजा है, अगर इसका वंश, मतलब इसके मरने के बाद अगर पुत्र नहीं है, क्योंकि पितृवांशिक था, अगर पुत्र नहीं है तो इसका राज्य कंपनी के अधीन आ जाएगा। ये सहायक संधि इन्होंने लगा दी। अब इसके बाद आ जाती है मराठों से लड़ाई। मराठों से लड़ाई टीपू सुल्तान के बाद 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई से मराठों का सपना चूर चूर हो गया था। 1761 में जब 1761 में पानीपत की लड़ाई, तीसरी लड़ाई जब हुई जिसमें हार मिली मराठों को, तो दिल्ली में शासन करने का सपना था मराठों का, वो हो गया चूर चूर। इसके बाद कई राज्य बांट दिए गए। इन राज्यों में बागडोर, सिंधिया, होलार, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में आ गई। अब एक के बाद एक की इसमें है, एक के बाद एक कई युद्धों में कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। 1782 में देखो कंपनी ने कितने युद्ध लड़े कि भैया हम अपना जो कारोबार है उसको फैलाएंगे, हम उसको फैलाएंगे, इतना फैलाएंगे कि हम लूटते लूटते अमीर हो जाएंगे। ठीक है, ये सब नोट कर लेना, ये जो मैंने अंडरलाइन किया है, ये जो अंडरलाइन किया ये आप नोट कर लेना। पहला युद्ध 1782 में साल बाई संधि के साथ खत्म हुआ, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध, अंग्रेज और मराठा युद्ध की बात हो रही है यहाँ पे। पहला 1782 में, दूसरा 1803 और 5 के बीच हुआ, मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा ये हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। अंततः 1817 और 19 के तीसरे
अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह कुचल दिया गया। मतलब कि शेर मैसूर टीपू सुल्तान के साथ तो 4 युद्ध हुए, उसके बाद भी 3 युद्ध हुए मराठों के साथ। पहला युद्ध 1782 में, दूसरा 1803 में, तीसरा 1817 में हुआ, जिसमें कि पूरी तरीके से मराठों को हरा दिया गया और वहाँ का हिस्सा जो पूरा भूभाग था कंपनी के नियंत्रण में आ गया। सर्वोच्चता का दावा उपरोक्त विवरण में स्पष्ट है कि 19वीं सदी की शुरुआत में कंपनी क्षेत्रीय विरासत की आक्रामकता नीति पर चल रही थी के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरुआत की। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनके अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती है। ये सोच बाद में भी अंग्रेजों की नीतियों में दिखाई दी। उनका मानना था कि भैया हम जो भी सत्ता चला रहे हैं, जैसे सत्ता चला रहे हैं, ये जैसे भारत के रियासतें चलाती हैं या यहाँ के नवाब चलाते हैं, उनसे बहुत ऊंची है, तो हमें अधिकार है इन पर हमला करना, इनको धमकी देना, इनको अपने अधीन कर लेने का। देखिए, लेकिन प्रक्रिया बेरोक-टोक नहीं चली। ये पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, ये आप एक बार पढ़ जरूर लेना, ठीक है। 1824 में उन्होंने गिरफ्तार किया, किसे गिरफ्तार किया? रानी चेन्नम्मा को। जब इन्होंने धीरे धीरे अपना शासन चलाना चालू किया, कब्जे में लाना चालू किया, तो ये धीरे धीरे पहुंच गया भैया कर्नाटक तक। कर्नाटक एक छोटा राज्य था, छोटे राज्य में कब्जे लेने के लिए पहुंचे, तो वहाँ पर इनका विरोध किया। रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिया इनका और विरोध किया। जब 1824 में जब इन्होंने गिरफ्तार किया तो 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। चेन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित संगोली में एक गरीब चौकीदार रैयाना ने प्रतिरोध जारी रखा। इसके बाद जब उसको गिरफ्तार कर लिया गया, किसे? कित्तूर रानी चेन्नम्मा की स्मृति है ये, रानी चेन्नम्मा की। इसके बाद उन्होंने गिरफ्तार कर लिया था, तो 1830 में उसे फांसी पर लटका दिया। भैया हमारे सामने जो भी आएगा विरोध करेगा, हम उसको मार देंगे, खत्म कर देंगे, इनका मानना ये था। अब देखिए, इस मैप में दिखाया गया कि पहले भारत पर किसका कितना राज था और कितना नहीं था। अब जो ये येलो लाइन है, ये है कंपनी का शासन। ये कंपनी का शासन है। कंपनी ने किस प्रकार कब्जा किया? 1797 में भारत में कंपनी से बनारस, कलकत्ता और हैदराबाद के कुछ इलाकों में, मैसूर के कुछ इलाकों में, यहाँ पर तमिलनाडु कर्नाटक है जहाँ पर, वहाँ के मद्रास के कुछ इलाकों में ही था। उसके बाद जब कंपनी ने युद्ध करना चालू किए, कब्जा करना चालू किया कि भैया हमें व्यापार बढ़ाना है तो इन पर कब्जा करना पड़ेगा, धीरे धीरे मद्रास पूरा जीत लिया, मैसूर भी आधा जीत लिया, ठीक है। उसके बाद बम्बई पर भी कब्जा कर लिया, लखनऊ पर कब्जा कर लिया। यहाँ देख आगरा और दिल्ली के हिस्सों में कुछ, यहाँ पर मराठों से युद्ध किया तो आगरा और दिल्ली के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। कलकत्ता पर तो उन्होंने बंगाल के नवाबों से लड़के पहले ही पूरा अपने अधीन कर लिया था, ठीक है। ये थी बात 1840 की। अब 1897 में लाहौर, काठमांडू, लखनऊ, बनारस, कलकत्ता, इन सब पे काफ़ी जगहों पर इन्होंने कर लिया कब्जा अंग्रेजों ने। नए शासन की स्थापना, गवर्नर जनरल वॉन हेस्टिंग्स ने 1783-1785, उनमें बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक थे जिन्होंने कंपनी की ताकत को फैलाने में बहुत भूमिका निभाई। ये नोट कर लेना, गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। ये बहुत इन्होंने फैलाई अपनी सत्ता पूरा, मतलब जैसे अभी मैंने पिछले मैप में दिखाया कि कैसे इन्होंने येलो, पूरा पहले रेड था भारत, फिर येलो होता गया, इन्होंने इस प्रकार 1772 में एक नई न्याय व्यवस्था चालू कर दी। देखो 1772 में इन्होंने एक नई व्यवस्था चालू कर दी जिसमें 2 अदालतें बना दी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। अब इन दोनों अदालत के मुखिया थे जिला कलेक्टर। जिला कलेक्टर कौन थे? अंग्रेज थे, ठीक है, अंग्रेज कलेक्टर थे। अब इनमें वकील बना दिया, अदालत बनाई, जज बना दिया, वकील बना दिया, मौलवी जी और पंडित जी को,
पंडित जी और मौलवी जी को बना दिया, इनमें क्या नाम है, इनमें बना दिया मौलवी जी को और पंडित जी को, मौलवी जी और पंडित जी को यहाँ पे बना दिया इन्होंने, क्या नाम है, व्याख्या करने के लिए वकील बना दिया। और व्याख्या करने के लिए जब वकील बना दिया तो अब मौलवी जी अपने अपने धर्म के हिसाब से जो उनकी सजाएं थी वो बताते थे। फौजदारी में और दीवानी में भी ऐसे ही हुआ था। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर हुआ करते थे, फौजदारी अदालतों और दीवानी अदालतें, ठीक है, इनमें यही सब है। इसके बाद एक बड़ी समस्या ये थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिस्सों में स्थानीय कानून की अलग अलग व्याख्या करते थे। अब इनको ये समस्या पड़ गई कि भैया दिल्ली वाले अलग व्याख्या कर रहे हैं, कर्नाटक वाले अलग व्याख्या कर रहे हैं, कलकत्ता वाले अलग व्याख्या कर रहे हैं, मैसूर वाले अलग व्याख्या कर रहे हैं। तो इन्होंने एक पूरा उनको एक ही बना दिया, भारतीय जिला कलेक्टर सबसे बड़ा। और इन्होंने क्या किया कि भैया अब हम इनको हटा रहे हैं, इनके तो अलग अलग ही सिस्टम है, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है, इन सबको करके हम एक कर देते अपने हिसाब से। कंपनी ने अपने हिसाब से बना दिया खुद के लिए, ठीक है। इसके बाद आता है कंपनी की फौज। अब हम इससे पढ़ते कंपनी की फौज कैसी थी। कंपनी की फौज में घोड़सवार थे, तीरंदाज थे, तलवारबाजी वाले भी थे। अब जब धीरे धीरे इनके ग्रामीण इलाकों में धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती गई, अपने पैसा लगाते गए अपनी फौज पर, तो 1820 के दशक में जैसे जैसे युद्ध तकनीकी बदलने लगी कंपनी की सेना में, ये देख लेना, पहले तो इनके पास घोड़सवार थे जो तीरंदाजी तलवारबाजी करते थे, ठीक है, जो तीरंदाजी और तलवारबाजी करते थे। अब जब 1800 इनके पास बहुत कब्जा आ गया, सारा देश, पूरा आधे से ज़्यादा देश, मतलब 63%, मतलब आधे से ज़्यादा ही होगा, 63%। जब इन्होंने 63% भारत पर जब कब्जा कर लिया, अपने अधीन कर लिया, तो उनके पास पैसा आ गया, इन्होंने अपने सैनिकों पर पैसा लगाना चालू कर दिया, जिसमें अब तकनीक आ गई। तो 1820 के दशक में जैसे युद्ध की तकनीक बदलने लगी, कंपनी की सेना में घोड़सवार टुकड़ियों की जरूरत कम होती गई। इसकी वजह ये थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में भी लड़ रहा था। बर्मा, अफगानिस्तान जब ब्रिटिश साम्राज्य था, भारत में तो कब्जा कर ही रहा था, साथ साथ दूसरी जगह पर भी कब्जा कर रहा था, जैसे बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में भी लड़ रहा था, जिससे सिपाही मस्केट एक तोड़ेदार बंदूक होती है, इतनी लंबी सी बंदूक होती है, उसमें ऐसे भर के बारूद भर के मार के फिर ऐसे चलाते हैं, वो थी मस्केट बंदूक। मैच लोग लेस होती थी। इन्होंने अब इसमें पैदल टुकड़ियाँ डाल दी कि भैया बंदूक वाले हैं, घोड़सवार से निशान, घोड़ा तो ऐसे हिलता रहता ना, तो निशाना लगाने में दिक्कत होती है ना, पैदल होंगे तो निशाना अच्छे से लगा सकेंगे। उन्होंने ये सब कर दिया भैया। अब आता है इसका निष्कर्ष, ये देखो इनके पास ये बंदूक देखो, इतनी लंबी बंदूक, अब कंपनी का तो यही हुआ कि भैया कंपनी ने अपना तो व्यापार बना लिया, कब्जा कर लिया, धीरे धीरे अपनी सत्ता स्थापित कर ली। सिपाही अब 1800 इसमें है कि अब जब भैया इनका हद होगी पार, तो 1857 का हो गया विद्रोह चालू। ये हम पढ़ेंगे अध्याय 5 में, लेसन 5 में पढ़ेंगे 1857 का विद्रोह क्यों चालू हुआ, कैसे चालू हुआ, ये देखेंगे। अब हम देखते हैं निष्कर्ष। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। मतलब कि उसने पूरे भारत के भूभाग पर कब्जा कर लिया, कई जगहों पर कब्जा कर लिया, एक बहुत बड़ी शक्ति बन गई। ये एक व्यापार करने आई थी छोटी सी कंपनी, इसने कूटनीति अपनाई, कंपनी ने अपनी कूटनीतियाँ अपनाई, अपनी ताकत अपनाई, रिश्वतें अपनाई, अपने दिमाग से, अपनी ताकत से सबको अपने अधीन कर लिया। अंत में निष्कर्ष क्या हुआ कि भैया कंपनी बन गई भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप, मतलब भारतीय उपमहाद्वीप में कंपनी ने 63% भूभाग और 78%, मतलब कि 63% जगह पर जो 78% लोग रहते थे, उन पर सीधा कब्जा कर लिया था कि किसी सीधा अपने जो हम बोलेंगे वही होगा, जैसे हम कहेंगे वैसा होगा, हम टैक्स मांगेंगे टैक्स देना होगा, हम जैसे कहेंगे हमारे
उस पर ही चलना पड़ेगा, सीधा उस पर कब्जा कर लिया। इसमें बस इतना ही था। अब इसके क्वेश्चन आंसर हम एक बार भी कर लेंगे। तो आज के लिए हमारा इतना ही। हमने इस चैप्टर में ये पढ़ा कि कंपनी किस प्रकार सन 1600 में उसको इजाज़तनामा किस प्रकार मिला, 1651 में कैसे हुगली नदी पर बंगाल की खाड़ी में उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई, किस प्रकार उनका नवाबों से टकराव बढ़ा, फिर किस प्रकार 1757 में उनकी लड़ाई हुई, 1757 में लड़ाई प्लासी का पहला युद्ध हुआ जिसमें रॉबर्ट क्लाइव में विजेता बने। फिर कंपनी ने धोखा दिया, सैनिक को धोखा मिला, कंपनी पहली बड़ी जीत थी। फिर उन्होंने मीर जफ़र को बनाया, मीर जफ़र को राजा बनाया, नवाब बनाया। मीर जफ़र के विरोध के बाद मीर कासिम को बनाया। जब मीर कासिम ने भी विरोध किया तो लड़ाई के बाद मीर कासिम को उठा के फिर दोबारा मीर जफ़र का बनाया। जब मीर जफ़र की मृत्यु हुई तो फिर कंपनी ने खुद ही सत्ता संभाल ली। खुद सत्ता संभालने के बाद 1765 में खुद सत्ता संभालने के बाद टीपू सुल्तान के साथ युद्ध हुआ। टीपू सुल्तान के साथ युद्ध होने के बाद जब 1761 में पानीपत का युद्ध, 4 युद्ध लड़े टीपू सुल्तान के साथ। 4 युद्ध लड़ने के बाद चौथे युद्ध में जब उनको जीत मिली, उसके बाद उन्होंने कैसे पानीपत में मराठों के साथ 3 युद्ध लड़े और तीसरे युद्ध पर जीत मिली जिसमें दिल्ली और आगरा को अपने अधीन कर लिया। कैसे उन्होंने विलय नीति अपनाई, सहायक संधि लगाई कि विलय नीति में मृत्यु के बाद पुरुष वारिस ना होने पर, जैसे विलय नीति अपनाई थी तो पुरुष वारिस ना होने पर राजा का वह राज्य कंपनी के अधीन आ जाएगा। ठीक है। 1857 में 1856 में अवध पर नियंत्रण कर लिया। 2 अदालतें बना दी, फौजदारी दीवानी। अदालतों के अलग अलग नियमों के कारण फिर उन्होंने अपनी एक सर्वोच्च अदालत बना ली। उसके बाद अपने सैनिकों पर कैसे उन्होंने पैसे खर्च किए, किस प्रकार अपनी सैनिक टुकड़ियाँ बढ़ाई, ये सब हमने इस चैप्टर में पढ़ा। ठीक है। अगर आपको